साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 9 का ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्या प्रश्नों का लेवल होगा, उसके बारे में आपको इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद में पूरी जानकारी हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स के जो भी प्रश्न होंगे वो आपके करंट से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, यानी 2019, 2020 और 2021 में जो भी यहाँ पर नए पोर्टल लॉन्च हुए हैं, जो भी परियोजनाएं सरकारों के द्वारा लॉन्च की गई हैं, वो आपके लिए सारी परियोजनाएं महत्वपूर्ण हो जाएंगी और वहीं से प्रश्न बनेंगे। तो इसी पैटर्न को बेस बना करके हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ये प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन और आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पुराने सारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न, तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए किस मंत्रालय के द्वारा संतोष पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, लेबर और रोजगार मंत्रालय, शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि लेबर और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए संतोष पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए संतोष पोर्टल के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो संतोष पोर्टल कार्यान्वयन निगरानी प्रकोष्ठ है, जिसे 2020 में लेबर और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निवारण करना है। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो है एक निगरानी पोर्टल है, यानी कि निगाह रखना, जांच करना और जो भी श्रमिकों की जो भी परेशानियां आ रही हैं उसको निवारण करना, इसका प्रमुख कार्य है संतोष पोर्टल का। ठीक है, यह पोर्टल स्वास्थ्य बीमा ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी करता है। साथ ही साथ में रोजगार राज्य बीमा निगम द्वारा औपचारिक क्षेत्र के सैनिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की भी निगरानी करता है। तो इतने क्षेत्र में जो है संतोष पोर्टल कार्य करता है। कुल मिलाकर के इसका काम है निगरानी करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो ई गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन को ध्यान में रखते हुए शाला दर्पण पोर्टल किन विद्यालयों के लिए चालू किया गया है? केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय? आइए इसका आंसर देख लेते हैं कि शाला दर्पण पोर्टल किन विद्यालयों के लिए चालू किया गया है। देखिए, सही आंसर है सी, यानी कि नवोदय विद्यालयों के लिए शाला दर्पण पोर्टल को चालू किया गया है। चलिए शाला दर्पण पोर्टल के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने नवोदय विश्वविद्यालय समिति के लिए शाला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया? तो जो संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह सभी हितग्राहियों को, जैसे कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की शैक्षिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। यानी कि एक ही पोर्टल होगा, यहाँ पर जाकर के आप ये सारे कार्य कर सकते हैं, अपनी फीस जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो उसका निवारण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये सारे कार्य जो है वो नवोदय के लिए स्पेशली जो है चालू किया गया। शाला दर्पण पोर्टल इस नाम से चालू किया गया है। नवोदय विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जो कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा स्थापित शैक्षिक आवासीय विद्यालय होते हैं। यह विद्यालय गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन होते हैं। यानी नवोदय विद्यालय क्या होते हैं ये बताया गया है, नवोदय विद्यालय की परिभाषा बताई गई है। तो देखिए, ये एक क्या होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं। ठीक है, इसमें उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। और ये किसके अंतर्गत कार्य करते हैं ये याद रखिएगा, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये विद्यालय कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो भारतीय रेलवे के पोर्टल रेल मदद ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2020 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो उसमें जो भारतीय रेलवे का पोर्टल रेल मदद, उसने कौन सा पुरस्कार जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रजत पदक मिला है भारतीय रेलवे के पोर्टल रेल मदद को। अब इसको किस वजह से रजत पदक मिला है आइए देख लेते हैं। देखिए, तो भारतीय रेलवे के शिकायत निवारण पोर्टल रेल मदद ने नागरिक केंद्रित डिलीवरी प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये भी एक शिकायत निवारण पोर्टल है जिसपे कि आप रेलवे से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं, उसका निवारण किया जाता है। तो इसकी मतलब अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, इस वजह से इन्हें रजत पदक दिया गया है। शिकायत, पूछताछ और सहायता के लिए उपयोग किए जाने वाले भारतीय रेलवे के इस पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार श्रेणी 2 के तहत रजत पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, इस बार नहीं हो पाए क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रही है और इस वर्ष नहीं हो पाए। 2020 के लिए ये पदक प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2020 वाला ही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार सम्मेलन 2020 कहां पर आयोजित किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर या फिर भोपाल? आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर बी यानी कि मुंबई में जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। देखिए, तो डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके शासन को बदलने के लिए ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। कौन से नंबर का था? 23वें क्रम का था, ये भी आपको याद रखना है। सम्मेलन में मुंबई घोषणा को अपनाया गया। हाईलाइट सम्मेलन में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी जा रही राष्ट्रीय सेवा का भी आकलन किया गया। कौन कौन से राज्य कौन कौन सी सेवा यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, उनके सेवाओं का आकलन किया गया, फिर उसी आधार पर उनको पुरस्कृत किया गया। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के बीच ई गवर्नेंस सेवाएं देने में अग्रणी रूप से उभरे हैं। तो जो भी अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक सेवा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ओडिशा सरकार कार्यक्रम, ऑप्शन बी अतिथि देवो कार्यक्रम, ऑप्शन सी है मो सरकार कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि मो सरकार कार्यक्रम यहाँ पर चालू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक सेवा प्रदान करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा मो सरकार कार्यक्रम चालू किया गया है। यह योजना हाल ही में खबरों में थी क्योंकि उड़ीसा सरकार के 5 और विभाग को मो सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। इन विभागों को मिलाकर के कुल 22 विभागों को मो सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, यानी कि उड़ीसा की जो परियोजना चलाई जा रही है मो सरकार, इसमें कुल मिलाकर के 22 विभागों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना कि मो सरकार जो कार्यक्रम है वो किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, तो ईसीआई को डिजिटल परिवर्तन के लिए 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला है? ईसीआई का फुल फॉर्म यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जो आपका चुनाव आयोग है उसको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि ईसीआई को भी सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारत के चुनाव आयोग को मुंबई में आयोजित ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 के दौरान सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। ईसीआई को यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया है। यानी कि इन्होंने अपनी सेवाओं को डिजिटल कर दिया है, स्पीड के साथ में अब इनको सारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस वजह से इसे जो है राष्ट्रीय जो आपका रजत पदक है ये प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ईसीआई को उसके पोर्टल एरोनेट के लिए प्रदान किया गया। तो ईसीआई का पोर्टल याद रखिएगा, एरोनेट, यानी भारतीय चुनाव आयोग का एक पोर्टल है एरोनेट, उसके लिए इनको जो है रजत पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस प्रणाली के लिए 2020 ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रदूषण नियंत्रण में आंध्र प्रदेश को यहाँ पर सम्मान मिला है, किस प्रणाली के लिए वही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आरटीपीसीआर, ऑप्शन बी है आरटीपीएमएस, ऑप्शन सी है दोनों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी के लिए नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी यानी कि आरटीपीएमएस के लिए आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुंबई में आयोजित ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपने रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली यानी कि आरटीपीएमएस, तो आरटीपीएमएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली जो है वो आरटीपीएमएस का फुल फॉर्म होता है। इस परियोजना के लिए ई गवर्नेंस 2020 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आरटीपीएमएस परियोजना के तहत यदि कोई औद्योगिक इकाई वांछित प्रदूषण स्तर से अधिक हो जाती है तो संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजा जाता है। यानी कि ये एक ऐसी परियोजना है जैसे कि अगर कहीं पर मान लीजिए कोई राज्य प्रदूषण जो स्तर है उससे अधिक प्रदूषण कर रहा है तो उसका जो अलर्ट है वो सीधे अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा और उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रणाली कौन सी है? ये प्रणाली आरटीपीएमएस कहलाती है और इसी के अच्छे कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो चुनाव आयोग के द्वारा आवेदनों को ट्रैक करने की अनुमति के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यानी कि जो भी आवेदन यहाँ पर किए जा रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? पीपीआरटीएमएस, एनसीईआरटी, या फिर चुनाव पोर्टल, या फिर ई मित्र पोर्टल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि पीपीआरटीएमएस जो है पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा आवेदनों को ट्रैक करने के लिए। चलिए ये क्या होता है पीपीआरटीएमएस, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो भारतीय चुनाव आयोग ने एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है जो राजनीतिक दलों को उनके आवेदनों को ट्रैक करने की अनुमति देगी। यानी कि उन्होंने आवेदन किया है, उस आवेदन पर क्या प्रक्रिया हुई है, आगे वो आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, इसको ट्रैक करने के लिए ये जो है PPRTMS जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रणाली को राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली। ये किसका फुल फॉर्म हो गया, ये आपका PPRTMS का फुल फॉर्म हो गया, याद रखिएगा। हाईलाइट सिस्टम राजनीतिक दलों द्वारा पंजीकृत आवेदनों को ट्रैक करेगा। आवेदन की स्थिति ईमेल के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। यानी जैसे किसी दल ने कोई आवेदन लगाया है तो उसकी स्थिति क्या है, कहां तक पहुंचा है वो आवेदन, इसको ट्रैक करने में मदद करेगा PPRTMS और ईमेल के माध्यम से पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ई गवर्नेंस को गति देने के लिए सार्वजनिक क्लाउड नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ई गवर्नेंस को गति देने के लिए सार्वजनिक क्लाउड नीति चालू की है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि महाराष्ट्र जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ई गवर्नेंस को गति देने के लिए सार्वजनिक क्लाउड नीति की शुरुआत की है। अब ये क्या होती है सार्वजनिक क्लाउड नीति, आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो सार्वजनिक क्लाउड नीति शुरू करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। यह सभी सरकारी विभागों को सार्वजनिक क्लाउड तक पहुंचाने की अनुमति देगा। तो ये एक सेव करने वाला, जैसे कि कोई आपकी फाइल वगैरह है तो इसको सब एक जगह पर सेव करके रखा जा सकता है, उसे क्लाउड सेविंग कहते हैं। और यही सुविधा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है। यह कदम राज्य सरकार के विभागों को अपने सभी डेटा को क्लाउड में स्थानांतरित करने में मदद करते हुए $2 बिलियन के व्यापार के अवसर भी प्रदान करेगा। यह कदम निवेश के सभी विभागों को नवीनतम तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए नए क्षेत्रों को भी खोलेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए जो है इसका शुभारंभ किया गया है किस सरकार के द्वारा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये क्लाउड नीति चालू की गई है। आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि क्लाउड नीति चालू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो आपको आंसर लगाना है महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य जिसने क्लाउड नीति चालू की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 मार्च 2021 को जारी राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसे राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने में सबसे ज़्यादा मतलब कि वाहवाही मिली है, फिर ये कह सकते हैं पहला स्थान मिला है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन परियोजना चलाई जा रही है। तो परियोजना का नाम जरूर याद रखना है आपको, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन परियोजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, बाकी आपको साथ ही साथ में ये जानकारी दे दें। देखिए इसमें ज़्यादातर प्रश्न 2020 और 2021 के करंट अफेयर के थे, क्योंकि यही सारे पोर्टल लॉन्च हुए हैं और यही सारे पोर्टल और योजनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखिए 2021 के लिए हम रोज़ सुबह करंट अफेयर लेकर के आते हैं 7:30 बजे। उसमें जो भी पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं, जो भी योजनाएं परियोजनाएं चलाई जाती हैं, वो सब हम डेली बेस पर कवर करा रहे हैं। तो उसको जरूर देखा कीजिए। रोज़ सुबह 7:30 बजे हम लेकर के आते हैं। वो आपके 2020 प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और 2021 का प्री जो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप डेली जो भी नई योजनाएं परियोजनाएं लागू हो रही हैं उसको डेली पढ़ते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आज भी हमने अपलोड किया है, तो आज भी जाकर के चैनल के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 6 जून के नाम से करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अभी हाल ही में योन टैब योजना चालू की गई है, कहाँ पर? तो ये प्रश्न भी हमने आज कवर किया है। तो जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं वही आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये यूनिट 9 जो है स्पेशली करंट अफेयर को लेकर के बनाया गया है। ठीक है, ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस है, इनमें यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो जरूर देखिएगा, सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर हम लेकर के आते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।